हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को वैदिक काल सभ्यता के बारे में बताऊंगा कि वैदिक काल सभ्यता कब से कब तक रही है और वैदिक काल सभ्यता के प्रमुख कारण क्या हैं और वैदिक काल सभ्यता की प्रमुख देन क्या है। चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं, आप सभी लोग भी मेरे साथ चलिएगा। वैदिक काल सभ्यता दो भागों में बांट दी गई। एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल सभ्यता को किस सन में डिवाइड किया गया? ऋग्वैदिक काल सभ्यता 1500 से 1000 तक। उत्तर वैदिक काल सभ्यता 1000 से 600 ईस्वी तक इसका ये काल रहा है। आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल अगला पार्ट बनाएंगे उत्तर वैदिक काल के लिए, क्योंकि लंबा टॉपिक बन जाएगा फिर। तो आज हम डीपली ऋग्वैदिक काल को समझेंगे, इसकी क्या देन रही है और क्या इसके प्रमुख कारक हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं ऋग्वैदिक काल की तरफ। ऋग्वैदिक काल की सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित थी। यह सभ्यता किसने निर्मित की थी? यह सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित थी। आर्यों द्वारा निर्मित थी यह सभ्यता। आर्यों ने बनाई थी अपने लिए, क्योंकि वहाँ सबसे पहले आर्य ही आए थे भारत में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। तो उन्होंने यह सभ्यता का निर्माण किया। यह सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई थी। और आर्य कहाँ से आए थे? आर्य लोग जब आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। और उन्होंने वहाँ से आए और उन्होंने एक अपना ऋग्वैदिक काल बना लिया, एक अपना स्टेशन प्लेटफॉर्म बना लिया कि आप यहाँ पर आएंगे और क्या नाम अच्छी तरीके से अपना फंडामेंटल बना के काम करने लग गए। तो वो आर्यों ने यह निर्मित किया है ऋग्वैदिक काल को। यह मध्य एशिया से आए थे। और इनकी भाषा कौन सी थी? हिंदी नहीं थी भाषा इनकी भाषा का निर्माण संस्कृत भाषा थी। इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। और उसके बावजूद इन्होंने आकर यहाँ पर बहुत से ऐसे ऊट पटांग कार्य किए जिससे हमें रूढ़िवादी XYZ मान लेते, रूढ़िवादी। और इनकी वो सत्ता कैसी थी? ये किस सत्ता पर इन्होंने जोर दिया? जैसे कि आज हम लोग मानते हैं कि माता पिता हैं, तो दोनों का योग है। इसमें क्या योग था? ये पितृसत्तात्मक थी। इनकी पितृसत्तात्मक थी। ऋग्वैदिक काल ये पितृसत्तात्मक काल था। इसमें पितृ की सत्ता पिता की ओर से ये प्रधान समाज था। आर्य समाज एक सबसे छोटी इकाई इसकी क्या थी? जो परिवार होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी आर्य समाज की? इसकी सबसे छोटी इकाई कुल थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी, जो परिवार था। और इसका कुल का सबसे बड़ा प्रमुख कौन था? वो कौन था? कुलप था। इसका प्रमुख कौन था? कुलप था। जो इसका प्रमुख था वो कुलप था। सबसे छोटी इकाई कुल थी। और आइए और आगे चलते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। इन्होंने कैसे समाज को इस्टेब्लिश किया? इन्होंने एक अपने प्रशासन को बना लिया। जो प्रशासन था वो कैसा था? इनका एक प्रशासन इकाई इनको 5 भागों में बांट दिया गया। इनके प्रशासन इकाई को
कितने भागों में बांट दिया? प्रशासन इकाई को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। कितने? 5 भागों में। वो भाग कौन कौन से हैं नोट कर लीजिएगा नीचे। कुल, ग्राम और विसर्जन। कुल, ग्राम एवं विसर्जन। कुल, ग्राम और विसर्जन। पांचवा कौन सा है? पांचवा है राष्ट्र। कुल, ग्राम, विसर्जन। इन्होंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया अपने प्रशासन को। चलिए, नोट भी पॉइंटेड, नोट कर लीजिएगा जल्दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आगे देखिएगा, नोट कर लिया? आगे देखिए, कुल, ग्राम, विसर्जन। और ग्राम में जो गांव का जो पहले कहते थे प्रधान होता था, उसको क्या कहा जाता था? जो ग्राम का वो होता था प्रधान, उसको क्या कहते थे? ग्रामीणी। क्या? ग्रामीणी कहते थे उसको। गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। और जो विस का प्रधान होता था विस्पति। विस का प्रधान कौन होता था? विस्पति कहा जाता था वो। विस का जो प्रधान होता था वो विस्पति। जो गांव का मुखिया होता था वह ग्रामीणी कहा जाता था। जो गांव का मुखिया होता था वह ग्रामीणी कहा जाता था। और जो जन का शासक राजा होता था, जो राजा होता था, जो जन का राजा होता था वह राजन कहलाता था। क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। इतने फंडामेंटल बना दिए, अलग अलग उपाधियों का अलग अलग नाम दे दिए, ताकि इन लोगों को आसानी हो और किसी को तो कोई तकलीफ ना हो। प्रशासनिक इकाई इस तरीके से ने अपने ढंग में बना दी। और आगे की तरफ देखते हैं, इनके अधिकारियों में सबसे बड़ा किसे माना जाता था? इनके जो सबसे बड़े अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे इनकी संस्था के या इनके कमेटी के, उनमें सबसे बड़ा कौन था? इनके जैसे पूरे प्रशासन में सबसे बड़ा कौन था? प्रशासन का सबसे प्रमुख कौन था? प्रशासन का प्रमुख, प्रशासन का प्रमुख कौन था? प्रशासन के प्रमुख को पुरोहित कहते थे। क्या कहते थे? पुरोहित। प्रशासन के प्रमुख को पुरोहित कहते थे। सबसे बड़ा होता था प्रशासन का प्रमुख, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, उस समय उनको पुरोहित कहते थे। और उस समय जो भूमि की देख रेख करता था, जैसे भू राजस्व, इस समय भू राजस्व, उस समय भूमि को देख रेख करने के अधिकारी को क्या कहता था? गोचर। जो भूमि की देख रेख करता था, जो भूमि की देख रेख करता था, उसको क्या कहते थे? गोचर कहते थे उसको गोचर कहते थे, जो भूमि की देख रेख करता था। आजकल में लेखपाल हो गए हैं, चकबंदी के लेखपाल अलग, राजस्व लेखपाल अलग। और उस समय एक ही जो होता था वो गोचर होता था, जो भूमि की देख रेख करता था। चलिए, और जो आजकल के एडवाइज़र हैं, जो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, उस समय एडवाइज़र को क्या कहते थे? ऋग्वैदिक काल में एडवाइज़र को क्या कहते थे? सलाहकार को क्या कहते थे? सलाहकार को क्या कहते थे ऋग्वैदिक काल में? आजकल प्रधानमंत्री सेक्रेटरी रख लेता है, वाइस सेक्रेटरी रख लेता है। उस समय सलाहकार को क्या कहते थे? लिखिएगा नीचे। सलाह देने का कार्य सभा और समिति करती थी। सलाह देने का कार्य सभा से लेते थे या समिति को फॉरवर्ड कर देते थे? सभा या समिति। मान के लो, आजकल तो बढ़िया है कि हर जो डिबेट होता है उसमें हर अपनी अपनी जो मत होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, वो प्रकट किए जाते हैं।
और उसके बाद जो सलाह, एक एडवाइजर अलग होता है, पहले एक सलाहकार होता था, वो सभा और समिति के ऊपर डिपेंड थी। चलिए नोट भी पॉइंटेड, आगे देख लेते हैं। इनकी सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? सबसे प्राचीन संस्था, इनकी सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? प्राचीन संस्था विद थी, इनकी विदत। सबसे प्राचीन संस्था नोट करिएगा, इनकी सबसे प्राचीन संस्था क्या थी? संस्था क्या थी? विदत थी। सबसे प्राचीन संस्था इनकी विदत थी। जो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन आजकल में जैसे बहुत बड़ी WHO हो गई, वो अलग संस्था हो गई, ऐसे कई संस्था होती हैं, इनकी सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? इसकी रचना आर्यों ने ही की थी, और कौन करेगा? इनकी रचना आर्यों ने की। ऋग्वेद की रचना आर्यों ने ही की थी। और ऋग्वेद का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल है, इन्होंने 2 कार्यकालों में बांट दिया। 15 से लगाकर 600 माइनस कर दो, 15 6, 9 साल का कार्यकाल रहा इनका। 1500 से 6 साल, 9 6 15, 9 साल का कार्यकाल रहा है ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वेद काल में नदियों का वर्णन किया गया, इसमें 25 नदियों का वर्णन किया गया। कितनी? 25 नदियों का वर्णन किया गया ऋग्वैदिक काल में। अब बताइए, और सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती। सबसे प्राचीन नदी सरस्वती मानी जाती है। और सरस्वती का उसमें उल्लेख भी कुछ दिया गया है, कम से कम 10 बार। और गंगा का उल्लेख 1 बार दिया गया है, यमुना का 2 बार दिया गया है। और ऋग्वैदिक काल में कुछ रूढ़िवादी परंपराएं, अब नीचे परंपराएं नोट कर लीजिए, क्या परंपराएं थी। परंपराएं, ऋग्वैदिक काल की कुछ रूढ़िवादी परंपराएं, जैसे कि पति और पत्नी यज्ञ में शामिल हो सकते थे। पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हो सकते थे। किसमें? जब यज्ञ होता था तो उसमें शामिल हो सकते थे। अब बहुत समय ऐसा होता था कि पत्नी यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती थी, मगर ऋग्वैदिक काल में पति और पत्नी यज्ञ में शामिल हो सकते, साथ में शामिल हो सकते थे। पति पत्नी शामिल हो सकते थे। यह रूढ़िवादियाँ थी और कुछ इनकी परंपराएं भी थीं यही। और इसमें ऋग्वैदिक काल में इनके कुछ मनोरंजन साधन भी थे, जैसे कि नाच गाना डांस, इनके कुछ मनोरंजन साधन थे। ऋग्वैदिक काल में कुछ मनोरंजन साधन, जैसे कि रथ दौड़ घुड़दौड़, घोड़े की सवारी करना, रथ दौड़ घुड़दौड़। और इनके कुछ प्रमुख मनोरंजन साधन, इनके प्रमुख मनोरंजन संगीत भी था, जैसे गाने भी सुनते थे उस समय गाने का कैसे विकास, अपने आप गाते होंगे और क्या। उस समय कहाँ से बाजा टेप रिकॉर्डर बना होगा, जो संगीत नाचते गाते होंगे खुद अपने आप ही। और ये कुछ इनकी, जैसे आज के समय में दारू चल रही है, शराब चल रही है, उस समय के ज़माने में क्या था, इनका पेय पदार्थ था एक। क्या पीते थे? पेय पदार्थ। ये पेय पदार्थ में एक सोमरस पीते थे, इनका प्रमुख था सोमरस या प्रमुख था, क्योंकि आज के लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, मगर ये इनका एक स्पेशल पेय पदार्थ था, ये सोमरस ही पीते थे। चलिए पॉइंट नंबर आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना मैनेजमेंट कर लिया। फिर इन्होंने कहा चलिए ठीक है, अब अपना जीवन यापन किस लिए किया जाए। इनके जीवन यापन में सबसे प्रमुख कृषि थी। क्या थी? प्रमुख कृषि कार्य था, प्रमुख कृषि थी। इन्होंने कृषि भी की, और इन्होंने जौ गेहूँ, ये इनका एक अच्छा उत्पादन रहा, ये कृषि पर ही निर्भर थे।
इनका एक व्यवसाय था, पशुपालन भी करते थे ये लोग, क्योंकि गाय भी पालते थे, भैंस बछड़े, पशुपालन भी था इनका। जो प्रमुख व्यवसाय था वह पशुपालन भी था और प्रमुख कृषि भी थी। व्यवसाय इनका प्रमुख व्यवसाय था, प्रमुख कृषि और पशुपालन दोनों करते थे ये। उसके बाद धीरे धीरे जब ये कृषि करना सीख गए, पशुपालन करना सीख लिया इन्होंने, उनके आर्यों के व्यापार को क्या कहा जाता था, इनके व्यापार को क्या कहा जाता था, इन्होंने व्यापार को नाम क्या दिया, इन्हें पणी कहा, इसको पणी कहा, व्यापार का नाम इन्होंने पणी दिया। उसके बाद इनका लेन देन कैसा था, इनका लेन देन एक ऐसा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे उस समय। ये पैसा नहीं करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। कैसा? वस्तु विनिमय, वस्तु को बदल लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, पैसे का नहीं प्रयोग करते थे। आज तुम मुझे चावल दे दो, कल मैं तुम्हें गेहूं दे दूंगा या दाल दे दूंगा या उसके बदले में सरसों तेल दे दूंगा। ऐसे ये वस्तु विनिमय प्रणाली किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने एक, जैसे इनका शौक चढ़ा, एक किस, जैसे आज के ज़माने में लोग गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, इन्हों के पास उस समय घोड़े का शौक था। ये घोड़ा पालना इनका प्रिय पशु था, घोड़ा इनका प्रिय पशु था, घोड़ा इनका प्रिय पशु था। आर्य लोग बहुत ज़्यादा मान के चलो अपने लिए खूब इंजॉयफुल लाइफ बना ली थी, कोई कमी ना हो हमारे लिए। और इन्होंने डिवाइडेशन तो इन्हीं ने किया हमारे भारत का, कुछ आर्यों ने किया। आर्यों ने तो पूरा ही डिवाइडेशन कर दिया भारत का, हिंदुत्व। पहले हमारा भारत इंडिया बनाम भारत कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, मगर ये वर्ण व्यवस्था इन्हीं लोगों ने ही क्रिएट किया कि यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल ने देवताओं का भी वर्णन कर दिया, ऋग्वैदिक काल में देवताओं का वर्णन कर दिया। इन्होंने देवताओं को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। कुछ आकाश के देवताओं को बांट दिया, जो आकाश में देवता रहते हैं। उसके बाद अंतरिक्ष में, उसके बाद अंतरिक्ष के देवताओं को बांट दिया। उसके बाद जो हमारे जमीन में रहते हैं भगवान, उनको बांट दिया। पृथ्वी को, पृथ्वी पर ही भगवान को बांट दिया। पृथ्वी के भगवान को क्या कहा? आकाश के विष्णु भगवान। अंतरिक्ष के कौन भगवान है? वायु। अंतरिक्ष के वायु। और पृथ्वी के पृथ्वी। भगवानों का भी वर्णन कर दिया इन्होंने। उसके बाद यही धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल में होता रहा है। और ऋग्वैदिक काल के प्रमुख तथ्य हैं जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं, जिनसे आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। व्यापार पणी था, प्रमुख कृषि, जो आर्य लोगों ने कार्य किया, वो इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वस्तु विनिमय प्रणाली का ये प्रयोग करते थे। इनका प्रिय पशु घोड़ा था। और इन्हें धीरे धीरे देवताओं का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि चलो भैया तुम आकाश में हो जाओ और तुम अंतरिक्ष में आ जाओ, हम पृथ्वी पर इनको भेज देते हैं, पृथ्वी को। पता हो, ऐसे ऐसी सोच के लोग थे, तो इन्होंने इसका डिवाइडेशन करके ऐसे अपना फंडामेंटल तैयार किया। और यही है ऋग्वैदिक काल। कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें डाल दिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे ज़रूरत थी यूपीएससी या ट्रिपल एससी, मान के लो यूपीएससी या एसएससी जीडी या कांस्टेबल आरआर ग्रुप डी, जो कुछ भी है वो यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पूछते हैं। ज़्यादा कुछ डीपली तो ही बता दिया हमने, जो कुछ था डीपली फैक्ट थे वो हमने बता दिए। इसमें इतना कोई डिस्कस करता नहीं है। फिलहाल हमने हर पॉइंट को उठाया है, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है ऋग्वैदिक काल से। कल की क्लास उत्तर वैदिक काल की लूँगा। उत्तर वैदिक काल पूरा मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा। और इसमें आपको सारे फैक्ट समझ में ही आ गए होंगे, क्या कौन सा क्या था, कहाँ से क्या, कैसे का मैनेजमेंट किया, सब तो मैंने बता दिया। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। मेरे आपसे निवेदन है, यही मुझे आपसे आशा लगी रहती है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे,
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।